Hello everyone, welcome to my YouTube channel JJ EduTech. Today topic is इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट के बैकग्राउंड एंड आउटलाइन एंड सिनेरियोज के बारे में मैं पिछली स्लाइड्स के अंदर में सब कुछ बता चुका हूँ. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्टली विद इलेक्ट्रिक करंट. ओके. अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात क्या करते हैं तो इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट यही आता है दैट चार्ज इज़ मूविंग. चार्ज इज़ मूविंग अगर हम सबसे पहले बात करते हैं. ठीक है. दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या हुआ? द रेट एट विच चार्जेस फ्लो पास्ट अ पॉइंट ऑन अ सर्किट. सिंपली मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि द रेट एट विच चार्जेस आर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. इज इट फाइन? इसका मतलब ये हुआ कि जितना चार्जेस होगा उतना ही हमें करंट मिलेगा. ठीक है. तीसरा पॉइंट ये होता है जो करंट होता है, करंट जो होता है उसे बोलते हैं रेट क्वांटिटी. रेट क्वांटिटी बोला जाता है जैसे एक्सेलरेशन देखा होगा आपने, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. वेलोसिटी देखा होगा, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम. उसी तरह से ये भी क्या है, रेट क्वांटिटी होती है करंट भी. ओके. फोर्थ थिंग, करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. ये स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है. अभी क्या होता है कि हम लोग करंट की बात करते हैं तो सब बोलते हैं कि लेट अस कंसीडर कि जैसे हमारे पास में एक सर्किट है. ठीक है. ये कोई लोड लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है प्लस माइनस. तो करंट ऐसे फ्लो हो सकती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. मैंने पिछली पूरी क्लास में स्लाइड के बारे में समझाया है. ठीक है. ये एक्सटर्नल फ्लो कहलाता है और ये कहलाता है इंटरनल फ्लो. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव से अगर आप नेगेटिव जा रहे हो तो ये एक्सटर्नल फ्लो है सर्किट का. एक्सटर्नल फ्लो मानते हैं इसको सर्किट में. और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तो इसको बोलते हैं इंटरनल फ्लो इन अ बैटरी. ओके. इसका मतलब ये हुआ कि सर करंट का तो डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि अभी आपने बोला कि सर करंट इधर से भी जा रही है, सर इधर से भी जा रही है ना. इसका मतलब डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड तो होता ही है. लेकिन करंट जो होता है वो कभी भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है. वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को कभी भी फॉलो नहीं करता है करंट. समझे आप? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए उसको हम लोग स्केलर में कंसिडर करते हैं. दूसरा केस आपने देखा होगा, वायर्स होते हैं. ठीक है ना. वायर्स आप बैंड भी करते हो ऐसे, कभी ऐसे भी रखते हो. कई बार आप वायर्स को ऐसे 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 इस तरह से पोजीशन शेप भी देते हो वायर्स को. तो क्या इसकी वजह से करंट पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं पड़ता. इट मीन्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन एंगल ऑफ द वायर देयर इज नो इफेक्ट ऑन द करंट. सो हाउ वी कैन कंसिडर इज एज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है ना. तो हम लोग कितना भी चेंज कर दे वायरिंग्स के अंदर में तो हमारे करंट पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला होता है. ठीक है. इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी में ही रखते हैं क्लासीफाई करके. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. चलिए कि कंसिडर करते करंट की बात चल रही थी तो आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी हो गया. इट मीन्स लेट अस कंसिडर द क्यू बी द चार्जेस विच आर पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया. फाइन. तो इसका मतलब क्यू आर द नंबर ऑफ द चार्जेस एंड पार्टिंग टू द पर्टिकुलर एरिया विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ओके. सो वी कैन कंसिडर आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. नाउ कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों ही फ्लो कर रहे हैं. ओके. देखिए पॉजिटिव अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो नेगेटिव का डायरेक्शन उल्टा होगा. अगर ये प्लस क्यू ऐसे फ्लो कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज ऐसे फ्लो करेगा. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. ओके. इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लस क्यू चार्ज है तो करंट का डायरेक्शन आई लिखते हैं. आई डिनोट, करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से. ठीक है. तो आई का जो डायरेक्शन है वो हम लोग मानेंगे फॉरवर्ड. ओके. और अगर माइनस क्यू की बात करते हैं तो आई का जो डायरेक्शन मानते हैं वो हम लोग मानते हैं रिवर्स. ठीक है. ये है फंडा इसका. अच्छा. उसके अंदर में सो इट मीन्स द नेट अमाउंट ऑफ द चार्ज विल बी व्हाट, क्यू इज इक्वल्स टू प्लस क्यू माइनस ऑफ क्यू माइनस नेट अमाउंट ऑफ द चार्ज. ठीक है. इट मीन्स नेट चार्ज इज फ्लोइंग. सो नेट चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन टू फ्लो द चार्ज, दैट इज क्यू अपॉन टी. ओके. ये था हमारा फंडा. सेकंड थिंग, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? देखिए चार्ज की बात करें तो चार्ज की बात करें तो कूलम्स एंड टाइम की बात करें तो सेकंड. इसका मतलब कूलम्स पर सेकंड. ठीक है.
इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर। यूनिट ऑफ करंट इज व्हाट, एम्पियर होती है, करंट की यूनिट एम्पियर मानी जाती है। ठीक है, सो नाउ अगला पॉइंट आता है हमारे पास में डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग बोलें अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो होता है तो हम लोग बोलते हैं कि करंट 1 एम्पियर है। ठीक है, अगर 1 कूलम्ब चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो उसे बोला जाता है 1 एम्पियर करंट। ओके, सो नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं कन्वेंशनली देखा जाए तो, कन्वेंशनली देखा जाए 2 चीज़ से देखते हैं। अगर हम लोग कन्वेंशनली देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो फ्लो करते हैं। ठीक है, फ्लो करते हैं फ्रॉम दिस पॉजिटिव टू नेगेटिव, ए टू बी। ओके, ए टू बी। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब करंट जो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रही है, तो उसकी दिशा जस्ट उल्टी होती है, उसकी दिशा इस प्रकार से होती है कुछ। फाइन, ये अगर ए बी है तो वो फ्लो होगा बी टू ए। ठीक है, सर्किटल की बात करते हैं, कुछ इस प्रकार से होगा ये। ठीक है, ये आपने कनेक्ट किया बैटरी से। ठीक है, ये नोड आपने ए मानी है, ये नोड आपने बी मानी है। ठीक है, ये प्लस माइनस है। ठीक है, कॉन्वेंशनली करंट ऐसे फ्लो हुई। ठीक है, तो ए से लेकर बी तक कॉन्वेंशनल करंट हो गया। सिमिलरली ये साइड की जो करंट होगी जो बी टू ए कहला रही है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ओके, इस प्रकार से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। ये टॉपिक की बात करें तो देखिए, हर एटम और मॉलिक्यूल जो होता है वो किससे बना होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं अभी सिर्फ जस्ट रैंडमली यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ, मैं 2n² वाले लॉ को फॉलो नहीं कर, रैंडमली मार्किंग करता हूँ। दिस आर नोन एज द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, p और n होता है। ये जो हमारा सेंट्रिक पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, यहीं से पूरा कंसेप्ट है, देखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हमको मालूम है कि एटम और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सब नेगेटिवली जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई से बने होते हैं। लेकिन दिस ऑल आर बाउंड टूगेदर विद द फोर्सेज। इसका मतलब कि दे आर नॉट फ्री टू मूव, दे आर नॉट फ्री टू मूव। इसको आप लोग ऐसा तो है नहीं दे आर नॉट फ्री टू मूव, मूव तो करा नहीं सकते हो। ठीक है, चलिए, ये तो बात हुई एक नॉर्मल सी कि हम लोग इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल की बात करें। लेकिन जो कि कोई मटेरियल, जो कि बल्क मटेरियल हो, बल्क मटेरियल की बात अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, बल्क मटेरियल की बात जब हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो देखिए सिनेरियो कुछ बदल जाता है। बल्क मटेरियल की बात करते हैं, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी एटम्स एंड मैनी मॉलिक्यूल्स। फाइन, दे आर सो क्लोजली पैक्ड कि वो इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि सम ऑफ देम इलेक्ट्रॉन्स, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि उनसे अटैच ही नहीं रह पाते हैं। ठीक है, दे आर नॉट अटैच्ड विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर एंड दे आर फ्री टू मूव जस्ट लाइक अ मॉलिक्यूल्स इन द गैसेस। कई बार क्या होता है कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग बहुत सारे क्लोजली पैक्ड करके इस तरीके से रखते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इनसे अटैच नहीं रह पाते एंड दे आर फ्री टू मूव, वो वहाँ से डी अटैच हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये होता है जब हम लोग इनको बल्क मटेरियल के तौर पे कंसीडर करते तब की बात है। ओके, तो उसी दौरान में तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसकी तरह बिहेव करते हैं मालूम, कि जैसे आपने मॉलिक्यूल्स होते हैं ना गैस के अंदर में, विच आर रैंडमली ओरिएंटेड, विच आर फ्री टू मूव। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। जब इन पर एक्सटर्नल फील्ड लगाया जाता है तब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं।
ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तब की बात है। जैसे कि इससे पहले ये लोग फ्रीली मूव कर रहे थे, जैसे ही मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस कंडक्टर के जितने भी, ये सब इस दिशा में डायरेक्ट हो जाते हैं। मतलब ये देखिए इस प्रकार से ये डायरेक्ट हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ ऐसे जाएंगे। तो दे आर नोन एज रैंडमली ओरिएंटेड, मतलब इनका कोई भी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं होता है। अच्छा, जिस भी मटेरियल के अंदर में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ही करंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही करंट हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि ऐसा हमने इसलिए बोलते हैं क्योंकि I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है। क्यू अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली करंट तो ज़्यादा होगा ही होगा, बहुत सीधी सी बात है ना। तो जितना नंबर ऑफ़ चार्जेस को आप बढ़ाएंगे उतना आपका करंट भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ठीक है, सो व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड तब दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ कंडक्टर। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा के लिए बाउंड ही रहते हैं। इवन इलेक्ट्रिक फील्ड आप उस पर अप्लाई कर दोगे ना, तब भी वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, इंसुलेटर्स के साथ में यही होता है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर सो स्ट्रांगली अटैच्ड कि इवन व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि देखिए जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है, आपने फोर्स लगाया है, इसका मतलब एक्सिलरेशन होना चाहिए। लेकिन इस केस में एक्सिलरेशन नहीं हो पाता है, सो नॉट पॉसिबल, यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर इंसुलेटर्स कभी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन इधर में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सिलरेशन एकदम से पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देख रहे थे कि सर जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते, जैसे बहुत सीधी सी बात है, मेरे पास में ये वायर पड़ा हुआ है। ठीक है, वायर क्या होता है, एक तरीके का कंडक्टर होता है। ठीक है ना, ये कंडक्टर होता है, हम लोग घरों में यूज़ भी करते हैं, कॉपर का वायर भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रियल केस में एल्यूमिनियम का वायर भी इस्तेमाल किया जाता है। सर ये वायर है, मैं इसको अभी हाथ में अगर लेता हूँ, इसको टच करता हूँ तो सर मुझे करंट नहीं आता, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने अप्लाई नहीं किया है। तो इसका मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एकदम जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस में उसकी तरह बिहेव करते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अपनी थर्मल वेलोसिटी होती है, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, अपनी थर्मल वेलोसिटी होती है एट द रूम टेम्परेचर। वेलोसिटीज़ होती है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50 इलेक्ट्रॉन इधर से गए हैं और 50 इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे गए हैं रैंडमली, तो इसका मतलब जो नेट इफेक्ट होता है वो करंट का क्या होता है, जीरो हो जाता है। इट मीन्स नो net flow of the electric charge is there because the same number, because in the one direction equal number of electrons ऐसे गए और another direction equal number of electrons इस तरह से अपोजिट में गए, तो नेट करंट विल बी ज़ीरो, कोई भी करंट उसमें फ्लो होने वाला ही नहीं है। आई चीज़ समझ में आपको? ठीक है, चलिए इसके बाद में जो कंसेप्ट आता है वो आता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ड्रिफ्टिंग मतलब एक पर्टिकुलर दिशा के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स का अलाइन हो जाना। एक पर्टिकुलर दिशा में वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को मोड़ लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सिंपली भाषा में ड्रिफ्ट। हमने गाड़ी की ड्रिफ्ट भी देखी है, पिक्चर मूवीज़ में भी देखा है ड्रिफ्टिंग होती, तो दे ड्राइव देयर कार्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो उसी तरह से ड्रिफ्ट का भी यही मीनिंग होता है, सिर्फ ड्रिफ्ट वर्ड का। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में भी केसेस क्या होते हैं। देखिए एट अ नॉर्मल रूम टेम्परेचर, अभी हमने बात करी कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी, तो एक काम करते हैं कि हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इतनी वेलोसिटी हुई, दूसरी की वजह से इतनी हुई, अप टू द UN। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर अगर हम लोग नेट वेलोसिटी की बात करेंगे तो इन सबको एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ अप टू द UN अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो बिकॉज ऑफ द थर्मल वेलोसिटी जो है इसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये थर्मल वेलोसिटी की वजह से होता है। बट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, ठीक है, ये मेटल कंडक्टर है और हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। ठीक है, एंड वी हैव कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस कॉपर वायर, इसको बोलते हैं कॉपर का वायर, इससे कनेक्ट किया है जो कि हमारा कंडक्टर है। सो एज अ रिज़ल्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें मूव कर रहे थे, इससे पहले कुछ ऐसे जा रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे थे। तो जैसे ये तरह का ओरिएंटेशन था, जैसे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन।
इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव होना चालू कर देते हैं, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्टेड मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड विल एक्सपीरियंस द फोर्स, बट सी दे विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक, ये जैसे मान लीजिए ए और बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए से लेकर बी है, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा इज़ अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आए? तो ये आपका इस तरह से डायरेक्शन होगा, दैट इज़ अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लो ऑफ द करंट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। दे विल बी एक्सीलरेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन उसी दौरान में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हर कंडक्टर का अपना लैटिस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हर कंडक्टर का अपना लैटिस स्ट्रक्चर होता है। मैं थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूँ। हर कंडक्टर का अपना एक लैटिस स्ट्रक्चर होता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने तो ये कंडक्टर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। यहाँ पर कुछ एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे टकराता है तो ये एनर्जाइज होता है, ये अगले को एनर्जाइज करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन अपने रेस्ट पे आ जाता है। लेकिन फिर भी अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी को लूज़ किया है, वो भी क्या करते हैं, वापस से मूव करने लग जाते हैं। सो दे अंडरगो द सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स विद कोलाइजन विद देयर लैटिस एटम्स विद द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दे लूज देयर एनर्जी बट विद द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल अगेन गेन द एनर्जी एंड अगेन डायरेक्टेड टू दिस पोजीशन, बिकॉज फोर्स लग रही है उसके ऊपर में। अगर फोर्स लग रही तो एक्सेलरेशन तो उसे करना बहुत ही ज़रूरी होगा उस केस के अंदर में, ठीक है। So it means that the extra velocity gained by this free electrons in lost in the subsequent collisions, so this process continue till the electrons पॉजिटिव एंड तक नहीं आ जाते। जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड तक नहीं आ जाते हैं तब तक ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, कोलाइजन्स का, रीगेनिंग का और लूजिंग ऑफ द काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। सो अभी क्या होता है कि यहाँ पर वॉट हैपन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो थे वो पहले थर्मल वेलोसिटीज़ थी, लेकिन स्मॉल वेलोसिटी इन लोगों ने गेन कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इनका जो मोशन होता है वो इस तरीके से कुछ हो जाता है, देखिए, दैट इज़ रैंडम मोशन। ये तरीका का इन लोगों का। अब क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही सीधा जा रहा था तो किसी से बीट किया तो एकदम से इसकी एनर्जी लूज़ हो गई, लेकिन वापस से थोड़ा सा आगे गया, यही वापस से रीस्टार्ट हुआ, वापस से यही इलेक्ट्रॉन आगे गया, फिर किसी से टकराया, फिर ये एनर्जी को लूज़ किया। तो इस तरीके से कुछ इनका जो होता है पाथ एग्जिस्ट करता है इन इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज़ वॉट वी कॉल्ड एज अ पाथ एग्जिस्टिंग विद द इलेक्ट्रॉन। सो वॉट हैपन्स एज अ रिजल्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे कंडक्टर के अंदर में, दे आर ड्रिफ्टेड टू पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द बैटरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अ एवरेज वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए अब दूसरा पॉइंट आता है, थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट पर आते हैं हम लोग इसके अंदर में। दूसरा पार्ट ऐसा बोलता है, लेट अस कंसीडर V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, PD लिख रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। दैट इज़ अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड्स विथ लेंथ ऑफ L। सो E इज इक्वल्स टू वॉट, V अपॉन L, ठीक है। दैट इज वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ओके। नाउ दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, ठीक है, दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव इन अ कंडक्टर, बट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ड्यूरिंग दैट केस हम लोग क्या लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू माइनस E ऑफ दिस। ये माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपोजिट जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न आई पुट हियर द माइनस, ओके। नाउ एज यू नो फोर्स क्या होता है, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पुटिंग दिस क्वांटिटी हियर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, मास आ जाएगा, माइनस E ऑफ दिस वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो माइनस E अपॉन M, दैट इज़ आवर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ब्रैकेट से शो कर देता हूँ। दैट इज़ आवर एक्सेलरेशन दैट इज़ अटेन्ड बाय द
दैट इज़ अटेंड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उनके पास थर्मल थी और एडिशनल एनर्जी और मिल गई उनको, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जो गेन होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना, दैट इज़ स्मॉल एंड इज़ लॉस्ट इन द कोलाइजन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो रहा था, एक्सेलरेशन जो हो रहा था, दैट वॉज नॉट प्रोपोर्शनल, दैट वॉज नॉट प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वॉज नॉट प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये ऐसा बोलते हैं कि सर अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाते हो तो फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है, इसका मतलब जितना फोर्स होगा उतना एक्सेलरेशन होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो करता था तो दूसरे आयन से, दूसरे एटम से जाकर वो कोलाइड कर जाता था, कोलाइड करता था तो अपनी एनर्जी को लूज़ कर लेता था, तो थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाता, फिर वापस से एक्सेलरेट होता। इसका मतलब जितना मैं इनपुट दे रहा हूँ उतना प्रपोर्शनेट से मेरा आउटपुट नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, लेट अस कंसीडर द थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट टाइम दैट इज टी। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या कर देना है, यहाँ पर v लिखा, दैट इज़ u प्लस ए। ये जो टॉ है, यहाँ पर जो टॉ मैंने दिखाया है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ए रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब ये हुआ, रिलैक्सेशन टाइम नाम से क्लियर है कि सर थोड़ी देर इलेक्ट्रॉन ने रिलैक्स कर लिया। क्योंकि क्या होता था कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कोलाइजन से सफ़र करता था तो वो थोड़ी देर रेस्ट में रहता था, फिर वापस से अपने एक्शन में आ जाता था। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ए रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, बिकॉज इट इज़ द टाइम इलेप्स्ड बाय द इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग सफ़र फ्रॉम द कोलाइजन। ओके, ये हमारा कहलाता था। So that is your first equation. Similarly, for the several number of electrons, we can write like this: plus 8O2. That is the second equation. Similarly, V3 is equals to U3 plus 8O3 है ना, ये हमारे पास में हो गया। नाउ व्हाट विल डू, विल जस्ट बी एडिंग ऑल दिस एवरेज, एडिंग ऑल ऑफ देम टू ऑप्टेन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको ऑप्टेन करना है तो मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कैसे कर देता हूँ, दैट इज़ V1 प्लस V2 प्लस V3 एन अप टू द Vn एंड दैट इज़ अपॉन n। ओके, सो नाउ एडिंग ऑल ऑफ देम, दैट इज़ V का वैल्यू कितना था, U1 था, प्लस 8O1 हो गया, प्लस U2 हो गया, 8O2 हो गया, एंड अप टू द चलता जाएगा आगे तक, एन अपॉन द एन। तो मैंने क्या कर देना है, यहाँ पर कंपोनेंट्स को अलग अलग कर देता हूँ, U1 प्लस U2 एन अप टू द UN अपॉन n प्लस A बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, τ1 τ2 एन अप टू द τn। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अप टू द τn, इसका मतलब ये हुआ कि Vd जो था मेरा, दैट इज़ इक्वल्स टू, ये जीरो हो गया, ये थर्मल वेलोसिटी का कंपोनेंट है, प्लस A हुआ मेरे को, और यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, टॉ मिलेगा। फाइन, कितना मिलेगा मेरे को, टॉ मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर आपको ये नहीं लगाना था। ठीक है, ये A के लिए एप्लीकेबल होगा क्योंकि दैट इज़ फॉर द टाइम ना, तो उसका तो आपको नहीं लगाना रहता है ना। यह आप इस तरीके से कर दीजिए, ए बाहर निकल गया। ओके, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ए टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो उसका रिलेशन सर इस तरीके से निकलेगा मेरे पास में। ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन मेरा ये जो टॉ इज़ द रिलैक्सेशन, सॉरी, टॉ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। ओके, सो ये है मेरा फाइनली रिलेशन फॉर द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, Vd लेता हूँ यहाँ पर। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर आपने Vd देखा था, सो दैट इज़ व्हाट, सो Vd इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, ए की जगह पर हमने क्या पढ़ा था, माइनस ई ऑफ ई अपॉन एम, सो माइनस ऑफ ई टॉ अपॉन एम, दैट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी
ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे निर्भर कर रही है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पे निर्भर कर रही है, ओके। दैट इज डिपेंडेंट ऑन रिलैक्सेशन टाइम एज वेल एज ऑन द मास, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। सो नाउ अनदर पॉइंट इज द मोबिलिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब कैपेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रीली, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ए मोबिलिटी एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है, एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट, फ्रीनेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू मूव, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैग्नीट्यूड कितना रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपका जब हमने उसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट बोलता है। तो ये हो गया हमारा वी डी अपॉन ई, इज़ इट फाइन। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू वी डी की बात करते हैं। तो वी डी अभी हमने पिछले में निकाल के देखा था, ई होता था अपॉन एम होता था, है ना, बराबर। और यहाँ पर क्या लगता था हमारा टॉ, ई पिछली एक्वेशन में निकाल के देखा था हम लोग। यहाँ पर वी डी की जगह पे वैल्यू पुट करते थे, ई की जगह पे क्यों रखते, ई लिखा यहाँ पर, टॉ लिखा, अपॉन एम लिखा, अपॉन ई लिखा, ओके। सो ई से ई तो यहाँ कैंसलेशन हो जाएगा, ठीक है। और मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, क्यू टॉ अपॉन एम मिल जाएगा, वेयर द टॉ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम, ओके। ये टॉ जो है मेरा रिलैक्सेशन टाइम आपको बता ही दिया मैंने पहले। सो is a relaxation time while drifting towards the opposite electrode, okay. So now mobility, so mobility of electron that is equals to what, q tau e अपॉन एम। ये अदर चार्ज कौन सा इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इलेक्ट्रॉन लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग फॉर द ई एंड एम ई डिनोटिंग फॉर द मास ऑफ द दिस। एंड सिमिलरली मोबिलिटी ऑफ होल्स के लिए आप लोग क्या लिखने वाले, एच लिखने वाले, होल बोले तो पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पर आप लोग क्या लिखने वाले, ई लिखने वाले हो, टॉ एच अपॉन एम एच, ओके। This tau and these are the average relaxation time for the electrons and the holes. So mobility is both is positive for the positive current and mobility will be negative for the negative currents, ठीक है। ये होता है हमारा फंडा इसका, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो कि इक्वेशंस के लिए पूछा जाता है वो होता है वी डी इज इक्वल्स टू म्यू ई अपॉन दिस वैल्यू, ओके। नाउ सो यदि हमसे कोई सेकंड हमारा केस रहने वाला है यहाँ पर रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेकंड पॉइंट इज रिलेशन। सो नाउ हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर, ठीक है। ये हमारे पास में कंडक्टर जो बना हुआ है, यहाँ पर हमने क्या करना है, कंडक्टर की लेंथ कितनी एल है, ओके। नाउ बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी एक्सर्टेड, बिकॉज ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये चार्जेस जो होंगे नेगेटिव वो इस दिशा में मूव करने लग जाएंगे, ओके। सो नाउ कंसीडर अ कंडक्टर विद अ लेंथ एल। हम लोग चालू करते हैं, देखिए कंसीडर किया, यहाँ पर कंडक्टर जो है उसका लेंथ कितना है हमारे पास में, एल है, ठीक है। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसको डिनोट करेंगे ए से हम लोग, ठीक है। सो व्हाट इज़ द वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर दैट इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच होता है जनरली, एल इंटू बी दैट इज़ कितना हो गया ए, दैट इज़ ए इंटू एल, फाइन। यहाँ पर ए इंटू एल, ए इज़ फॉर द एरिया एंड एल इज़ फॉर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नाउ अभी क्या होगा, कंडक्टर है तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एन इज़ द नंबर डेंसिटी और द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर उसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, एन से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया ए एल मल्टीप्लाइड बाय एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नाउ द चार्जेस आर एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। हमने पढ़ा है कि चार्जेस का फॉर्मूला होता है एन ई। इसका मतलब ये हो गया कि चार्जेस भी तो कैरी कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका भी तो हमको डिनोशन देना पड़ेगा। तो दैट इज़ ए एल एन मल्टीप्लाइड बाय ई, इज इट फाइन। दैट इज़ आर सेकंड इक्वेशन, ए एल एन ई, ओके। नाउ व्हाट हैपन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सेटअप किया है तो ऑब्वियसली वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा अक्रॉस द लेंथ, दैट इज़ ई इज इक्वल्स टू वी अपॉन लेंथ। नाउ वी डी जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एग्जिस्ट हुई है बिकॉज ऑफ द दैट बैटरी, सो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट इज़ द वी डी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में करंट, अच्छा वी डी हम लोग बात करें, हमने बात करी है कि स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन
टाइम। एक सिंपल सी बात करते हैं, स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो नाउ इधर में क्या हुआ, स्पीड कितना है हमारा वी डी होने वाला है, डिस्टेंस कितना है, लेंथ होने वाला है टी, हमें क्या निकालना है, टाइम कितना समय लगा, दैट इज़ व्हाट वी डी एल अपॉन वी डी। ओके, दैट इज़ आर फोर्थ इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो गया आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू अभी अपन ने ऊपर निकाली ए एल एन ई, दैट इज़ अपॉन, तो यहाँ पर टी कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। अच्छा, वी डी ऊपर चला जाएगा आपका, यहाँ पर एल से एल कैंसलेशन में आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एन ई वी डी, दैट इज़ आवर फिफ्थ इक्वेशन। फाइन, ओके, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ करंट। हमने करंट निकाल दिया है, हमने करंट निकाल दिया है, तो हमने क्या कर देना है, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी निकाल पाएंगे हम लोग इजीली। तो वी डी इज इक्वल्स टू व्हाट, म्यू ई, मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन था, ठीक है। तो ये था, सो आई इज इक्वल्स टू ए एन ई म्यू ई ई। ओके, ये रिलेशन हुआ। अब आपने मालूम है कि यहाँ पर वी डी की जो वैल्यू होती थी, वी डी जो हमने पिछले इक्वेशन में निकाली वो कितनी होती थी, ई टू अपॉन एम होती थी। अच्छा, हमारे पास में अभी यहाँ पर क्या क्या कुछ आ चुका है, तो आप देखोगे बराबर तरीके से, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जानी है, आई है, आई के अंदर में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, एन लिखेंगे, ई है। ओके, उसके अंदर में आपके पास में ए हो गया, एन हो गया, मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा वी डी की वैल्यू कितनी है, ये है ई टो अपॉन एम। मैं वापस आपको बता देता हूँ ये रिलेशन में कहाँ से लेकर आया। अभी मैंने पीछे आई निकाला था, देखिए ये रिलेशन आया है यहाँ से, यहाँ पर देखो आई की वैल्यू कितनी लिखी मैंने, ए एन वी डी, तो मैंने आई इज इक्वल्स टू ए एन वी डी। ओके, मैंने सबका इम्पैक्ट इसमें कंसिडर कर लिया अभी। अब आई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ए एन ई स्क्वायर, दैट इज़ टॉ ई अपॉन एम। इज़ इट फाइन। तो ये है हमारा फाइनली रिलेशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट, और हमारा किसके बीच में, करंट के बीच का रिलेशन था ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। ओके, इसके बाद का जितना भी पोर्शन है वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, दैट विल बी फॉर द ओम्स लॉ। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी आउट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।